चलिए दोस्तों, तो इस लेक्चर में हम सब पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या क्या प्रक्रिया होती है, वो सब हम सब पढ़ेंगे। ठीक है। पिछला ही लेक्चर में हमें इस चीज को कवर अप करना था, बट क्या करें कि उस वीडियो का लेंथ थोड़ा सा क्या हो गया था, ज्यादा लंबा हो गया था, तो इस कारण से हम इसको एक अलग वीडियो में बना दे रहे हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 5 होगा। चलिए, तो अभी हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले थोड़ी देर हम लोग विस्थापन अभिक्रिया का चर्चा कर लेते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या हो रहा था कि अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दे रही थी और उसका स्थान खुद ग्रहण करके एक नए यौगिक का निर्माण करती है। उसे हम सब क्या कर रहे थे, विस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि वहां पर याद करिए CuSO4 कॉपर सल्फेट में जब हम लोग आयरन की कील को डालते हैं तो क्या बनता है आपका FeSO4 आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट और साथ में कॉपर। तो इसका जो नीला रंग था वो हल्का सा क्या हो जाता है, यहाँ पर हल्का हरा हो जाता है और लोहे के ऊपर में भूरा रंग चढ़ जाता है। अब यहाँ पर इस चीज को हम लोग, ये विस्थापन अभिक्रिया का नाम था। ठीक है। यही चीज को हम लोग लिख सकते हैं ये B प्लस C। तो यहाँ पर इस प्रकार से बन रहा है ये B प्लस C, तो ये बन गया आपका BC प्लस यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका ये अलग हो गया। तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर देखिए ये जो है और यहाँ पर C, तो C जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है किससे, ये से। तो C जो है वो ये के जगह पर बैठ गया तो B और C बन गया और ये जाकर के फॉक्टा गया। तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाएगी, विस्थापन अभिक्रिया। इसको ये भी के फॉर्म में लिखा गया, उसी तरह से XY प्लस Z रहेगा। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं YZ प्लस X। ये भी क्या हो गया आपका विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। ठीक है। अब हम सब पढ़ेंगे यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया में एक को विस्थापन हो रहा था, लेकिन इसमें दिया गया नाम से ही पता चल रहा है द्विविस्थापन, मतलब दोनों चीज वो विस्थापन होगा। तो दोनों अभिकारक में जो दोनों अभिकारक जो रहेंगे वो आपस में क्या होंगे, अदला बदली हो जाएंगे। ठीक है। उसको हम सब क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या हुआ इसका डेफिनेशन, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच अणुओं का नहीं होगा, यहाँ पर आयनों हो जाएगा। ठीक है। अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे अब सब क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो सबसे पहली बात देखिए, आयन दो प्रकार के होते हैं। पता है आयन कितने प्रकार के दो होते हैं, दो प्रकार के। एक पॉजिटिव आयन मतलब धन आयन और एक नेगेटिव आयन मतलब ऋण आयन। एक पॉजिटिव हो गया और एक नेगेटिव आयन। तो यही प्लस माइनस का ही आदान प्रदान होगा, लेन देन होगा प्लस माइनस का। लेकिन कहां पर लेन देन होगा, अभिकारकों के बीच में होगा। कहां पर होगा, अभिकारकों के बीच। जैसे कि एग्जांपल में समझिए Na2SO4, इसका नाम क्या होगा, हाँ क्या नाम होगा, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट हो गया और इसको हम रिएक्शन करवा रहे हैं BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड के साथ, बेरियम क्लोराइड। तो जब सोडियम सल्फेट का रिएक्शन करवाते हैं बेरियम क्लोराइड के साथ तो क्या हुआ, तो देखिए तीर का चिन्ह दिख रहा है ना, तीर के चिन्ह के बाईं तरफ को क्या कहेंगे, अभिकारक। तो इसमें कौन कौन सा आयन हो गया, तो ये पॉजिटिव आयन, प्लस आयन हो गया, धन आयन हो गया और ये नेगेटिव आयन। ये पॉजिटिव आयन, ये नेगेटिव आयन। तो यही क्या लिखा हुआ है, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो ये प्लस आयन अभी इस माइनस आयन के पास में है, मतलब ये सोडियम जो है अभी सल्फेट के पास में। लेकिन क्या होगा पता है, थोड़ा दिन अभी हो है उसके बाद फिर क्या बोलेगा, अरे यार हमको मजा नहीं आ रहा है, इस प्लस के पास ही माइनस, ये प्लस जो है इस प्लस को ही माइनस के साथ अब मजा नहीं आ रहा है। तो ये प्लस बोलेगा नहीं, अब हम दूसरा माइनस को देखेंगे। तो दूसरा माइनस कहाँ है, इसको Cl है, इक्लोरिन है। तो ये सोडियम जो है इक्लोरिन के पास चला जाएगा, तो मतलब यहाँ पर क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है। तो ये पॉजिटिव आयन अब इस नेगेटिव के आयन के पास चला गया, मतलब ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के पास चला जाएगा, फिर ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के पास। तो आयनों का आदान प्रदान ही ना हुआ, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव के पास यानी सोडियम क्लोरीन के साथ गया, सोडियम क्लोराइड बन गया। अब भाई एकाध दो गोटे के दिमाग में उठेगा क्या पता है, सर यहाँ पर तो Na2 था, Cl2 था, तो Na2 जाना Cl2 जाना चाहिए था ना, तो फिर Na क्यों गया भाई, तत्व जाएगा उसका वैलेंसी नहीं जाए। यहाँ पर तो ये जो 2 है ना, ये सल्फेट का वैलेंसी है, और यहाँ पर क्लोरीन में जो 2 लगा हुआ है ना, ये किसका, बेरियम का वैलेंसी है। ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर सोडियम जो है, सोडियम किसके साथ, यहाँ पर क्लोरीन के साथ मिल गया। अब यहाँ पर सल्फेट अकेले अकेले रो रही है पूरा कि अरे यार हमको छोड़ के चल गया। तो उधर बोलेगा बेरियम, अरे तुम टेंशन काहे ले रही है, वो छोड़ के गया है ना, हमको भी एक लड़की छोड़ के चली गई, चलो आ जाओ यहाँ पर हम लोग दोनों रिएक्शन कर लेते हैं। तो ये बेरियम इस सल्फेट के साथ में रिएक्शन करेगा,
तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट, ये बन जाएगा, है ना। तो ये आपका हो गया सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभिकारकों के बीच में ही आयनों का आदान प्रदान हुआ। ये सोडियम आयन इस क्लोरीन आयन के पास चला गया और ये बेरियम पॉजिटिव आयन इस सल्फेट नेगेटिव आयन के पास चला गया। तो ये आपका क्या हो गया पता है, सोडियम क्लोराइड, ये तो साधारण नमक का सूत्र है। और ये जो बेरियम सल्फेट बनेगा ना, वो अवक्षेप के रूप में प्राप्त होगा। अब याद करिए, तीर का साइन नीचे रहेगा तो क्या होता है, तीर का साइन नीचे होता है तो विलयन में एक ऐसा पदार्थ होता है छुपा हुआ जो कि उस विलयन के नीचे में बैठ जाता अविलेय ठोस के रूप में, वो विलयन में घुलता नहीं है। उसे हम सब क्या कह रहे थे, अवक्षेप कह रहे थे। ये क्या हो गया आपका, अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो गया। कौन, बेरियम सल्फेट। ठीक है, ये बेरियम जो सल्फेट है वो किस रूप में प्राप्त हो गया, आपका अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो गया। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब एक रिएक्शन को हम लोग और देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, याद करिए इसका कलर क्या था, सिल्वर नाइट्रेट का कलर कलरलेस था। कैसा था ये, कलरलेस, कोई कलर नहीं था, पानी के रंग के जैसा था। इस सिल्वर नाइट्रेट को जब हम सब सोडियम क्लोराइड NaCl सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, क्या बनेगा, तो देखिए ये तीर का चिन्ह है, रासायनिक अभिक्रिया का चिन्ह हो गया ये। तो ये तीर के चिन्ह के बाईं तरफ को क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। तो ये पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो ये जो पॉजिटिव है अब ये नेगेटिव के पास आ जाएगा, मतलब सिल्वर जो है क्लोरीन के साथ यानी कि सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा। अब ये नेगेटिव अकेले छूट गई तो ये बोलेगा पॉजिटिव, हाँ मैं तुमको संभालने के लिए आओ। तो यहाँ पर ये NaNO3 के पास चल जाएगा सोडियम नाइट्रेट, NaNO3 दैट मीन्स सोडियम नाइट्रेट। ये जो सोडियम नाइट्रेट है और ये सिल्वर क्लोराइड, तो सिल्वर क्लोराइड जो है ये आपका किस रूप में प्राप्त होगा, अवक्षेप के रूप में प्राप्त होगा, जिसका रंग कैसा होता है भाई, याद रखोगे यहाँ पर सफेद रंग होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, सफेद अवक्षेप होता है। वहां पर अभी थोड़ी देर पहले जो BSO4 बेरियम सल्फेट का जो अवक्षेप हमें प्राप्त हो रहा था ना, ठीक है, ये जो बेरियम सल्फेट का अवक्षेप ये भी कैसा रंग का था, सफेद अवक्षेप था। कैसा था, सफेद अवक्षेप। तो यहाँ पर क्या देखने को मिला कि जब सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड का आपस में अभिक्रिया करवाते हैं तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बन रहा था, जिसमें से सिल्वर क्लोराइड ये जो है बन रहा है, ये सिल्वर क्लोराइड आपका किस रूप में प्राप्त होगा, अवक्षेप के रूप में, जिसका रंग कैसा होगा, सफेद रंग होगा। ठीक है, अब इसको ये भी के रूप में हम लोग समझ लेते हैं, कई बार एग्जाम में ये भी के रूप में दे लेता है, एग्जाम्पल हो गया। अब इसको हम लोग ये भी के रूप में समझ लेते हैं, ये बी प्लस CD, भाई क्या बनेगा यहाँ पर, ये बी प्लस CD। तो ये इस पार्ट को मान लीजिए पॉजिटिव, इसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो ये पॉजिटिव और ये वाला पार्ट नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव ये वाला पार्ट नेगेटिव। अब क्या बनेगा आप लोग सोच करके बताइए, ये पॉजिटिव पार्ट है ना, किसके पास जाएगा, हाँ नेगेटिव के पास जाएगा। तो ये और यहाँ पर क्या बनेगा, D, ये D हो जाएगा। अब यहाँ पर B पकड़ा गई और C बचल है, तो B और C ये आपस में मिल जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, आपका यहाँ पर ये द्विविस्थापन अभिक्रिया के लिए ये आपका मेन जो होता है इक्वेशन उस टाइप का हो गया। ठीक है, अगर रहेगा PQ प्लस RS क्या बनेगा भाई, तो यहाँ P पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये PS के पास जाएगा तो PS हो जाएगा, और ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो पहले पॉजिटिव पार्ट को लिखना होगा। ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, BC नहीं होगा, ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर CB। ठीक है, ये P और S हो गया। अब यहाँ पर R और Q लिखेंगे, RQ हो जाएगा। ये इस प्रकार से बन गया। तो ये आपका क्या हो गया, द्विविस्थापन अभिक्रिया का ये आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि अभिकारकों के बीच, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का क्या होता है, लेन देन आदान प्रदान होता है। ठीक है, उसको हम सब क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अभी हम लोग थोड़ी देर में जस्ट पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया किसे कहते हैं और ऊष्माशोषीय अभिक्रिया किसे कहते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से देख लीजिए। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया किसे कहते हैं। अंग्रेजी इसका नाम क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बड़ा ही आसान है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया की। अभिक्रिया कंप्लीट होने के बाद ऊष्मा का निर्माण होता है। ठीक है, ऊर्जा का निर्माण होता है, उसमें ऊर्जा का निर्माण होता है, उसे हम सब क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। जैसे कोयले का दहन, तो कोयला को जलाते हैं तो जलाने के बाद देखिएगा ऊष्मा का निर्माण होता है। ठीक है, उसमें ऊर्जा निकलती है ना उसमें। जब भी आप कोयले को जलाइए, लकड़ी को जलाइए, कोई भी पदार्थ को हम सब जलाते हैं तो जलाने के फलस्वरूप हम देखते हैं कि उष्मा ऊर्जा का निर्माण होता है जलने के बाद। तो अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद उष्मा का निर्माण होती है, उसे हम सब क्या कहते हैं,
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि क्या है इसका डेफिनेशन, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद, जब अभिक्रिया समाप्त हो जाएगी तो अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद ऊष्मा का निर्माण होता है। जैसे एग्जांपल में कोयले का दहन ले लीजिए, तो कोयला में क्या होता है आपका कार्बन, तो कार्बन को जब हम लोग जलाते हैं, कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। तो यहाँ पर देखिए ऊष्मा का निर्माण हो रहा है, क्या हो रहा है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऊष्मा का निर्माण जो हुआ ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण हुआ। दूसरा अगर हम लोग देखते हैं तो सल्फर प्लस ऑक्सीजन, तो ये क्या हुआ आपका सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी आपका क्या किसका प्रकार हुआ, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का प्रकार। देखिए हमारे शरीर में श्वसन जो होती है, श्वसन को भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, उस चीज को समझते हैं। हमारे शरीर के अंदर में देखिए, हमारे शरीर किससे मिलकर के बना हुआ है, हमारा शरीर कोशिका से मिलकर के बना हुआ है। तो जब भी हम लोग खाना खाते हैं ना, तो खाना किस रूप में पच जाता है, तो हमारा खाना जो पचता है, आप इसको चाहेंगे स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, चलिए ठीक है ले लिए। अब यहाँ पर समझते हैं कि जब हम लोग खाना खाते हैं ना, तो हमारा शरीर में जो खाना होता है वो ग्लूकोज के रूप में पचता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र याद रखिएगा, क्या होता है, C6H12O6। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 ये हुआ। तो हमारा खाना ग्लूकोज के रूप में पच गया, लेकिन जब हम लोग श्वसन करते हैं, सांस ले रहे हैं, अभी इस प्रकार से सांस लिए, तो इसमें से क्या करता है, ये ऑक्सीजन गैस क्या करता है, इस ग्लूकोज को जलाता है, बर्न आउट करता है, जलाता है। तो जलने के परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, साथ में H2O यानी कि जल, और साथ में हमारे शरीर में क्या निकलती है, ऊर्जा का निर्माण होता है। यही ऊर्जा की मदद से हम अपना दैनिक जीवन का कोई भी कार्य कर पाते हैं। तो ये जो ऊर्जा का निर्माण हुआ, कब निर्माण हुआ, जब हमारा जो है ऑक्सीजन हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया किया, तो अभिक्रिया करने के फलस्वरूप ऊर्जा का निर्माण हुआ। तो ये जो ऊर्जा का निर्माण हुआ, ये किस अभिक्रिया का उदाहरण हुआ, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण हुआ। इसलिए क्वेश्चन भी पूछता है श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, तो श्वसन के ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, तो क्या लिखेंगे, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे शरीर की कोशिकाएं ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करके CO2, H2O तथा ऊर्जा का निर्माण करती है, जो हमें दैनिक जीवन में कार्य करने में मदद करती है। अतः श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ये आपका हो गया, ठीक है। अगर रिएक्शन को बैलेंस करना चाहते हैं तो देखिए, कार्बन कितना 6, कार्बन 1 है, तो कार्बन यहाँ पर कितना हो गया 6, हाइड्रोजन कितना 12, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर 2, तो कितना घट रहा है 6, 6 दूनी 12। फिर से मिलाते, कार्बन 6, कार्बन 6, हाइड्रोजन कितना 12, 6 दूनी 12 हो गया। ऑक्सीजन कितना 6 और यहाँ पर 2 8, ऑक्सीजन इतना इधर कितना है 6 दूनी 12 और 6 18, तो यहाँ पर 6 है ना, तो 18 करने के लिए 6 दूनी कितना हुआ 12 और 6 कितना हुआ 18, यहाँ पर कितना है 6, यहाँ पर 6 लगा देते तो 6 दूनी 12 और यहाँ पर 6 18 हो गया। तो श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती है वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके CO2, H2O तथा ऊर्जा का निर्माण करती है। यह ऊर्जा हमारे शरीर में काम करने में मदद करती है, अतः श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट, अगर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया समझ में आ गया होगा तो तुरंत अभी हम सब क्या पढ़ लेते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया पढ़ लेते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया को अंग्रेजी में हम सब क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए ऊष्माक्षेपी में क्या होता है, अभिक्रिया के बाद ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे हम सब क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। लेकिन ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है ना कि ऊष्मा पहले लिया जाता तब अभिक्रिया होगी। मतलब ऊष्माशोषी में पहले ऊष्मा को खींचेगा, ऊष्मा अवशोषित करेगा, उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया होगी। जबकि ऊष्माक्षेपी में क्या होता है कि अभिक्रिया के बाद ऊष्मा का निर्माण होता है। तो जिसमें अभिक्रिया के बाद ऊष्मा का निर्माण हो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे, और जो अभिक्रिया होने से पहले अभिक्रिया होने के लिए ऊष्मा अवशोषित करे उसे हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल समझिए, CaCO3 लिए, CaCO3 ये क्या हो गया, CS कैल्शियम, CO3 से कार्बोनेट, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। तो इस कैल्शियम कार्बोनेट को हमको अपघटित करना, तोड़ना है, तो कब टूटेगा, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट तभी टूटेगा जब इसे क्या मिलेगा, ऊष्मा मिलेगा, ठीक है। तो इस कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने के लिए हमें क्या देना पड़ रहा है, ऊष्मा। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट पहले ऊष्मा को अवशोषित करेगा, ऊष्मा अवशोषित होने के बाद ये कैल्शियम कार्बोनेट टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर जो आप ऊष्मा दिए, ये पहले आप क्या किए, इस अभिक्रिया को होने के लिए आप पहले क्या प्रदान किए, ऊष्मा प्रदान किए। तो ये जो हुआ आपका
उष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण हुआ। ठीक है, तो उष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होता है, क्या लिखेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा अवशोषित की जाती है फिर अभिक्रिया होती है, उसे हम सब क्या कहते हैं, उष्माशोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। ठीक है, और पेड़ पौधों में भोजन का बनना, पेड़ पौधों में भोजन का बनना कैसे बनता है, CO2 हो गया। ठीक है सर, प्लस में H2O, मिट्टी से क्या लिया, जल लिया, पेड़ पौधों का जड़। ठीक है, और खनिज लवण लिया। उसके बाद जो होता है क्लोरोफिल, हमारा क्लोरोफिल क्या करेगा, जब तक क्लोरोफिल नहीं रहेगा कन्वे नहीं बढ़ेगा, तो क्लोरोफिल क्या करेगा, सनलाइट को यानी कि सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करेगा। तो सूर्य के प्रकाश में भी उष्मा होती है ना, तो वो क्या कर रहा है, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर रहा है। सूर्य के प्रकाश को अवशोषित किया, तब दोनों ये आपस में मिक्स हुआ, अभिक्रिया किया, और तब जाकर के C6H12O6 ग्लूकोज का निर्माण हुआ और ऑक्सीजन गैस का निर्माण हुआ। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं ये जो अभिक्रिया पूर्ण हुई, कब पूर्ण हुई, जब क्लोरोफिल क्या किया, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित किया। तो यहां पर अभिक्रिया होने के लिए सूर्य के प्रकाश को अवशोषित किया गया है। तो ये भोजन का बनना, पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी किसका उदाहरण है, उष्माशोषी का उदाहरण है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में होना, ये भी किसका उदाहरण है, ये आपका उष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, आप चाहेंगे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा। चलिए, बहुत टाइम हो गया, अभी 2 बजने वाला है। सुबह से हम लोग लगे हुए हैं, हम सब एकदम अकेले लगे हुए हैं, ताकि पूरा जो एक वीक का जितना भी 9 क्लास का, 8 क्लास का, 10 क्लास का वीडियो है, वो साथ में एक बार शूट किया जा सके, क्योंकि हमको सप्ताह में टाइम नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कई लोगों तक शेयर भी करें जो कि पढ़ने वाले स्टूडेंट है। ठीक है, आइए हम लोग इस चीज को फिर से देख लेते हैं, उष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। तो उष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा क्या होती है, अवशोषित होती है, उसे हम सब क्या कहते हैं, उष्माशोषी अभिक्रिया। जिसमें उष्मा का अवशोषण हुआ उसे हम क्या कहेंगे, उष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। जैसे कि उदाहरण में पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, पेड़ पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है, तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं, तथा पेड़ पौधे की जो जड़ें होती है वो मिट्टी से जल और खनिज लवण को अवशोषित करते हैं। और पेड़ पौधों में जो हरित लवक यानी कि क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल, ये जो क्लोरोफिल होता है ना, वो क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को क्या करती है, अवशोषित करता है। तो मतलब सूर्य के प्रकाश की उष्मा को क्या कर रहा है, यहाँ पर अवशोषित कर रहा है, और अवशोषित करने के बाद क्या बनाता है, आपका ग्लूकोज बनाता है। और वहां पर फिर उसके बाद ग्लूकोज बनने के बाद पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है, जिसे स्टोमेटा, रंध्र कहते हैं, वो ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, तो ये जो अभिक्रिया हुआ पेड़ पौधों में, ये जो ग्लूकोज बना हुआ है, ये ग्लूकोज तभी बना जब यहाँ का जो क्लोरोफिल है वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित किया, ग्रहण किया, इस उष्मा को अवशोषित किया। तो उष्मा अवशोषित होने के बाद ये बना हुआ है ना, तो इस प्रकार से, इसलिए इस रासायनिक अभिक्रिया को उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया तभी कंप्लीट होती जब ये क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता तब। उसी प्रकार से दूसरा अगर हम लोग लेते हैं CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन तभी होगा जब इसे क्या दिया जाएगा, उष्मा दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, इसे उष्मा। यदि उष्मा नहीं देंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन नहीं होगा। तो उष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होती है कि उष्मा को अवशोषित की जाती है, तब अभिक्रिया होगा। और उष्माक्षेपी में क्या होती है कि अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद उष्मा का निर्माण होता है, उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे भी कि उपचयन अभिक्रिया क्या होता है, अपचयन अभिक्रिया क्या होता है, और दोनों को हम लोग एक साथ मिला करके कैसे रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो अभी हमारे चैनल के साथ आप बिल्कुल बने रहिए, घर में आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करिए जितना हो सके, क्योंकि ये जो मेहनत है वो आपका एक ही दिन रंग लाएगी, लेकिन जिस दिन लाएगी रंग उस दिन जबरदस्त लाएगी। ठीक है, तो एकदम पूरा अच्छे से आप लोग हमेशा पढ़ते रहा कीजिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई हो सके। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद लिख लीजिए।